नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का स्वागत है। भाई आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों है सर? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा पोषण और स्वास्थ्य, आपका मैथ्स, रीजनिंग, इसके अलावा योजनाएं, अधिनियम और इसके अलावा प्रबंधन और बाल विकास और शिशु देखभाल, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं, ये बेहतरीन मॉडल पेपर आप लोगों के लिए होने वाला है। मॉडल पेपर ऐसा कराऊंगा ना जिससे आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इस वीडियो को तो पूरा देखना ही देखना, और बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा क्वेश्चन के साथ, जिससे आपको एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 क्वेश्चन आपको और बनेंगे। तो भाई ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, क्वेश्चन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको यूनिक मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे पूरे यूट्यूब में। ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा। मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अलग अलग टाइप के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब टॉपिक है, पूरा देखना और नंबर जरूर बताना लास्ट में कमेंट करके। और इसकी जो पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब आई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी, 2004 में। 2004 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 2004। ठीक है, तो सी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सबला योजना कब लाई गई? सबला योजना कब लाई गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए सबला योजना कब लाई गई तो इसका आंसर आ जाएगा 2010 में। तो यहाँ आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, विशेष पोषण कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? देखो भाई, पोषण स्वास्थ्य क्वेश्चन है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि विशेष पोषण कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ, है ना। अगर बात करें इसकी तो 1970 में ये प्रारंभ हुआ। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष में कितने प्रकार का टीका लगाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं तो 7 टीके लगाए जाते हैं। आंसर आ जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मध्याह्न भोजन योजना कब लाई गई? मध्याह्न भोजन योजना कब लाई गई? क्वेश्चन पांचवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लगाना, मध्याह्न भोजन योजना जो है 1995 में लाई गई, 1995 में लाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छठवा, क्वेश्चन नंबर छठवा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कार्यक्रम निरोधात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है? तो कौन सा है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा, विशेष पोषण आहार भी है, किशोर शक्ति योजना भी है, समन्वित बाल विकास सेवा भी है। मतलब आप बोलोगे कि सर ये सभी है, इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 1993 में, 1993 में। चलिए नेक्स्ट, सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लाई गई? अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लाई गई? सब टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर, सब टाइप के क्वेश्चन। सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लाई गई? एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर लगा देना 1983 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना किसके द्वारा लाई गई? केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। आंसर क्या आएगा? तो जो आंसर आएगा ना इसका, वो आएगा मध्य प्रदेश सरकार। तो यहाँ लगा देंगे बी आंसर। ठीक है, चलिए 10वां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखो 2017 जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी उसका उद्देश्य क्या था? तो देखो, प्रजनन दर 2025 तक 2.1 करना, काला ज्वर उन्मूलन 2018 तक, और शिशु मृत्यु दर 2025 तक 23 करना। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। चलिए अब मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ये वाला क्वेश्चन देखो कि भाई क्वेश्चन क्या बन रहा है कि यदि ए और बी की आयु का अंत और योग, देखो ये अंतर है, ए और बी की आयु का अंतर और योग, अंतर दिया है 15 और योग दिया है 65। तो ए प्लस, एक सेकेंड रुको, अंतर कितना दिया है? ए माइनस बी इज इक्वल टू 15, और ए प्लस बी कितना दिया है? 65,
आपको क्या बोल रहा है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो पहले ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। जब इसको आप जोड़ोगे तो देखो, जब आप इसको जोड़ोगे तो ये 2a हो जाएगा इजिकल टू, ये इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 65 और 15 कितना हो जाएगा, 80। 65 15 80 हो जाएगा। और 2a मतलब a की वैल्यू कितनी आई, 40 आई। a की वैल्यू कितनी आई, 40। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब देखो हमको b की निकालना है, तो क्या करोगे, a माइनस बी का मान 15 दिया है ना, तो a की वैल्यू तो 40 है, माइनस b 15। तो आप अगर इस 40 को उधर ले जा लोगे तो माइनस में चले जाएगा, मतलब 40 में अगर 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 25। तो b की वैल्यू 25 हो गई, a की वैल्यू 40 हो गई थी। सॉल्व अब जब करोगे ना, इसको गुणनफल बोला है, दोनों का जब गुणनफल करोगे तो 1000 आंसर आएगा। ठीक है, कैसे निकालना है, सर बोला था कि a माइनस बी की वैल्यू 15 है, a प्लस बी की वैल्यू 65 है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 2a हो जाएगा, ये तो कट हो जाएगा आपस में, तो 2a का वैल्यू हो जाएगा 80। तो a का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा, 40 आ जाएगी a की वैल्यू। अब a की वैल्यू को इसमें रख दो, a माइनस बी में, तो b की वैल्यू निकल जाएगी और फिर आपस में गुणा कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल, तो 1000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है ये, 11वां क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं, आपको डेली मैं ना 5 मॉक टेस्ट कराता हूँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, 8827419259। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे अगर आप मैसेज करोगे, आप डेली 5 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, परंतु ये पेड ग्रुप है, 99 रुपीज़ प्राइस है इसका। इसके अलावा आपको कुछ पैड नहीं करना है। एक बार अगर आप ये पैड कर दोगे तो रोज़ 5 मॉक टेस्ट आप लगा पाओगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर पाओगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैंने जो नंबर आपको बताया है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आरती आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है, उसकी माँ से कितनी छोटी है, 25 वर्ष। ठीक है, मतलब उन दोनों के बीच में 25 वर्ष का अंतर है, यहाँ तक समझ लो। फिर देखो, 10 वर्ष पूर्व आरती की आयु अपनी माँ की आयु के 6ठे भाग के बराबर थी। मतलब आरती की 1 आयु रही होगी तो उसकी माँ की 6 रही होगी। ये समझ रहे हैं ना हम लोग। चलो ये समझ लेते हैं कि आरती की आयु अगर 1 रही होगी 10 वर्ष पहले, तो उसकी माँ की आयु 6 रही होगी, है ना। तो क्या क्वेश्चन बन रहा है कि हाँ देखो, 10 वर्ष पहले कितनी थी आरती की आयु, आरती की माँ की जो आयु है वो 6 गुना थी आरती की आयु के। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों के आयु के बीच में वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर है, 25 वर्ष का। तो इस देखो, ये 10 वर्ष पूर्व थी, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, एक को x मान लेते हैं तो x प्लस 10, है ना, इसको भी 6x प्लस 10 कर देते हैं। अब देखो, ये हो गई इनकी वर्तमान आयु। अब इन दोनों का अंतर आपको पता है कितना, 25, है ना। तो बस अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। देखो x प्लस 6x, है ना, प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। ठीक है, पर यहाँ पर आप ये मत करो, क्योंकि देखो दोनों का अंतर बोला है ना, 6x प्लस 10, है ना, माइनस x माइनस 10, क्योंकि आप माने हो x आयु किसको माने हो, उसकी बेटी की, और 6x माने हो उसकी माँ की, परंतु ये आपकी है 10 वर्ष पूर्व की। तो अभी वर्तमान की करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा ना। तो 10 मैंने जोड़ दिया तो ये उसकी माँ की वर्तमान आयु, और ये आपके आरती की आयु, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 25। आप सिंपल सॉल्व कर लो। देखो ये 5x हो जाएगा, ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5x का वैल्यू 25 है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, 5x का वैल्यू है। तो आरती की माँ की वर्तमान आयु क्या है, तो आरती की माँ की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 6x प्लस 10 है, मतलब 6 पंचे 30 हो जाएगा और एक 40 आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 24 वर्ष है, तथा उनका अनुपात कितना है। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, अनुपात हमको दिया है 3x और 7x। ठीक है,
इसका हम अनुपात मान लिए तो ये आशीष की आयु 3x है, कुशल की आयु 7x है और इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है 24 है। तो मतलब 7x - 3x का मान दिया हुआ है 24, बस वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर आ जाएगा 4x = 24, 4 से डिवाइड करोगे 4 × 24 होता है, x का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, जब x का मान 6 हो जाएगा तो आपको किसका पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा है। तो यहाँ 6 का देखो, यहाँ अगर 6 रखोगे तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा और यहाँ 6 रखोगे तो 7 × 6 = 42 हो जाएगा। अब दोनों का योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना, 3:2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसमें चलने देते हैं। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, ठीक है, तो छात्र ना लेने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत ज्ञात करना है। पहले तो हमको ये पता करना है कि भाई टोटल कितने छात्र हैं। अभी हमको अनुपात में दिया है, देखो 3/5 कर दो, इंटू 100 कर दो तो हमारे लड़के निकल जाएंगे, क्योंकि लड़के का अनुपात 3 है, लड़कियों का 2 है। तो 3/5 कर दो, क्योंकि 5 जो है वो टोटल है, टोटल में 3 लड़के हैं, और इंटू 100 करोगे तो क्या निकल जाएगा, लड़कों की संख्या। तो कितना जगह, 5 दूनी 10, 0 और 20 × 60, 60 आपके लड़के हो गए। ठीक है, 60 आपके लड़के हो गए। वैसे ही आप लड़की निकाल लोगे, 2 क्या करोगे, 5 करोगे, इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, तो ये हो गया 20 मतलब 40, 40 आपकी लड़कियां और 60 लड़के हो गए। अब क्या बोल रहा है देखो, यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो, है ना, तो देखो 60 का 20% कितना होगा, 60 का 20% हो जाएगा, ये 0 से 0 मतलब 6 दूनी 12, मतलब 60 में 12 जो आपके लड़के हैं वो छात्रवृत्ति लेते हैं, मतलब कितने नहीं लेंगे, आपके 48 लोग नहीं लेंगे। तो नहीं वाले लिख देता हूँ, 48 नहीं लेंगे। उसी प्रकार देखो 40 में 40 लड़कियों की संख्या थी, तो लड़कियों में 30% नहीं ले रही है, तो 40 का 30% कितना होगा, 4 × 3 = 12, 6 दूनी 12, हाँ देखो इसका भी कितना होगा, 40 का क्या निकालना है अपने को, 30%, तो कितना आ जाएगा 40 का 30%, ये भी 12 आएगा, तो ये भी 12 आ जाएगा। मतलब 40 में 12 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 40 में 12 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 28, तो 48 और 28 ये हो जाएगा आपका 76% जो है ये आपके छात्रवृत्ति ना लेने वाले छात्र हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, कुछ नहीं किया मैंने, पहले संख्या निकाला। संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करूँगा, ये अनुपात है, इससे खेलूँगा। पहले 3/5 कर दूंगा इसको, तो ये लड़के निकल गए, है ना। इसको 2/5 कर दूंगा तो ये लड़की निकल गई। ठीक है, लड़के और लड़की निकलने के बाद आपको बोल रहा है कि 20% लड़के हैं, तो ये इसका वैल्यू कितना था, 60। 60 में 20% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो ये होता था अपना 6 दूनी 12, मतलब 12 लोग छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो नहीं लेने वाले आपके 48 निकल गए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी वैसी था कि भाई 40 आया था हमारा, तो इसमें हमारे 30% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाली थी, तो ये 0 से 0 12, तो ये भी 12 आया था। अब 12 40 में माइनस कर दोगे तो कितना होता है, तो आपका 28 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 76। ठीक, 14 का ए आंसर आएगा। अब देखो नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन, देखो एक्स वाई की बहन है, कुछ नहीं, सिंपल, जैसे भी ये क्वेश्चन आएगा ना आपको कुछ करना ही नहीं है, एक्स कर देना, वाई की बहन है, वाई को यहाँ रख देना, एक्स माइनस कर देना, क्योंकि बहन मतलब माइनस, जेड वाई की माँ है। ये देखो जेड को यहाँ बना देता हूँ, ये माँ है वाई की, वाई क्या है अभी पता नहीं है। ठीक है, डब्लू जो है वो जेड का पिता है, डब्लू जो है, अब देखो ये जो डब्लू है जेड का पिता, मतलब ये जेड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है पिता है, वी जो है जेड का पति है, यहाँ पर वी बना लेता हूँ, पति बोल रहा है मतलब ये प्लस होगा, तो ऑटोमेटिक ये माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब फीमेल। ठीक है, अच्छा देखो एक मिनट, एक्स वाई की बहन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया था हमको। देखो इसको क्लियर करते हैं भाई फटाफट। देखो एक्स जो है वाई की बहन है, ठीक है, क्लियर है। अभी वाई का जेंडर क्लियर नहीं है, जेड वाई की माँ है, जेड यहाँ पर वाई की माँ है, और डब्लू जेड का पिता है, तो यहाँ डब्लू कर देता हूँ, ये गलत लिखा गया है ना, ये डब्लू जो है वो जेड का पिता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, क्या हो गया मिस्टेक कि भाई इसको मिटा देता हूँ ना मैं,
इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर नहीं आएगा ये। फिर बोल रहा है कि V जो है Z का पति है, तो ये V जो है प्लस होगा और Z होगा माइनस, ठीक है, पति पत्नी होगा ये, तो एरो ऐसा लगा देता हूँ। तो W का भाई X का क्या होगा, W का भाई देखो ये है W का भाई, यहाँ पर कोई W का भाई बना देते हैं। X का क्या होगा, तो देखो X का क्या होगा, नाना के भाई, क्योंकि देखो ये X की मम्मी ये हो गई Z और Z के पापा हो गए W और इसका भाई, तो नाना के भाई आंसर आएगा। आपको कोई दिक्कत उम्मीद करता हूँ नहीं हुई होगी, 2 बार और देख लेना, इसको बन जाएगा आपसे। जैसा बोला जाता है वैसे ही किया जाता है इसमें। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मार्कर को अपन चेंज करते हैं। क्या U जो है W की बहन है, U को यहाँ रखा मैं, W की बहन मतलब W को यहाँ रखा, तो ये बहन है मतलब इसको कर दिया, पर W अभी मेल है कि फीमेल है पता नहीं है, तो जैसा कि तैसा रखो। U T की पत्नी है, अब U जो है पत्नी है किसकी, T की, मतलब T क्या है प्लस, ठीक है। W K का दूसरा पुत्र है, W जो है K का दूसरा पुत्र है, K ये रखा मैंने, K को यहाँ रखा, K का दूसरा पुत्र है W, तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, K का दूसरा पुत्र है मतलब K का एक और पुत्र है, ठीक है, ये भी क्लियर है अपने को। WT का क्या है, तो WT का क्या है ये, तो ये हो जाएगा साला, ठीक है, क्योंकि इसकी बहन तो ये थी ना, W की बहन कौन थी, U, और T उसका पति था, मतलब साला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच बने कोणों में से छोटे कोण की माप क्या होगी जब घड़ी में 6:51 PM हो रहा है। जब भी देखो कोण निकालने बोलेगा ना, तो उसका एक फॉर्मूला है, और वो है 30 का गुणा कर देना आप हावर से, और मिनट का गुणा कर देना 11/2 से, ये मिनट का गुणा करोगे तो देखो 30 का गुणा मैं हावर से करूँगा, मतलब 30 गुणा 6 करूँगा, माइनस 11/2 करूँगा, इंटू मिनट की जगह 51 रखूँगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो C वाला आएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना। कौन सा फॉर्मूला याद रखोगे, कोण निकालने का फॉर्मूला। जब भी कोण निकालने बोलेगा 30 के साथ गुणा कर देना हावर का, और माइनस कर देना 11/2 के साथ मिनट को। तो ये वाला फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, हावर की जगह 6 रखना है और मिनट की जगह रखना है 51। यही इसका राइट आंसर होता है, C आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखो यहाँ बोल रहा है टेम्पल को ये लिखा जाता है, तो सिंह को क्या लिखा जाएगा। अब देखो कैसा इसमें कोड यूज़ हुआ है, देखते हैं। टेम्पल में देखो T के बाद एक अक्षर आप बढ़ा रहे हो, तो T के बाद U होता है, E के बाद F होता है, M के बाद N होता है, एक एक अक्षर बढ़ा रहा है, इससे हमको समझ में आ रहा है। तो हम कुछ नहीं, सिंह में भी वैसे ही करते हैं, सिंह में भी हम वैसे ही करते हैं। तो देखो S के बाद आ जाएगा T, फिर I के बाद आ जाएगा J, N के बाद आ जाएगा O और G के बाद आ जाएगा H, मतलब TJOH, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है ना, कुछ नहीं किया है, एक एक वर्ड बढ़ाया है, रीजनिंग इसका यही है। 19वां देखो, बीरबल को कोड भाषा में रिब लैब लिखा जाता है, उस कोड में डीजल को कैसे लिखा जाएगा। कुछ नहीं किया है इसमें भी। देखो इसमें क्या किया है, शुरू के 3 अक्षर बीर में को कर दिया है RIB, मतलब उसको पलट दिया है, और BAL को LAB कर दिया है, मतलब शुरू के 3 अक्षर को चेंज कर रहा है, शुरू के 3 अक्षर को। तो वैसे ही देखो इसमें करो आप डीजल में, तो शुरू के 3 को चेंज करोगे तो IEID हो जाएगा, और लास्ट के 3 को करोगे तो LES हो जाएगा। किस में है ये वाला ऑप्शन में, देखो यही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखो, ये पूछा जाएगा संख्याओं का वह संयोजन चुने जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके। देखो ये जो दिया है, इससे आपको एक सार्थक अंग्रेजी क्रम बनाना है, तो इसको ऑप्शन से सॉल्व करना हमेशा। तो मैं इसका सार्थक क्रम आपको बता देता हूँ। देखो इसमें सार्थक क्रम ना ब्यूटी बनेगा इससे। देखो ब्यूटी का मतलब क्या होता है, सुंदरता, है ना, तो इसका स्पेलिंग ये होता है, और यहाँ पर ये जो है ए ऑप्शन में आपका जा रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन में यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन युक्त नमक को मानव शरीर में क्या भूमिका है। तो क्या भूमिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करता है।
आयोडीन युक्त नमक जो है मानव शरीर में क्या भूमिका निभाता है? तो थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। चलिए 22, लैंगरहास के उपद्वीप पाए जाते हैं। लैंगरहास के उपद्वीप पाए जाते हैं यकृत में, अग्नाशय में, प्लीहा में, पिट्यूटरी में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा अग्नाशय में। चलिए 23, वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ पर होता है? तो ये होता है पिट्यूटरी से होता है, पिट्यूटरी से होता है। चलिए 24 देखो, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः और बाह्य स्रावित दोनों है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 25। तो 25 का आंसर आ जाएगा डी आंसर, थायराइड। चलिए नेक्स्ट, डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है। डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है ग्लूकेगॉन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, साहक्सिन की कमी से, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं? डिनर में, मोनोमर में, पॉलीमर में, उपरोक्त सभी तरह। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी तरह। रक्त में जो हार्मोन्स होते हैं निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं? डिनर में, मोनोमर में, पॉलीमर में। चलिए नेक्स्ट, मनुष्यों में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है मल्टीपल एलील्स द्वारा, पॉलीजीन्स द्वारा, लीथल जीन्स द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर आ जाएगा लीथल जीन्स द्वारा, आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा एथिलीन, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए डायबिटीज का कारण क्या है? इंसुलिन की कमी, पहला ऑप्शन। पस की कमी, लार की कमी, लोह की कमी। तो इंसुलिन की कमी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 31 देखो, यह है आपका प्रबंधन का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण क्या है? उद्देश्य निर्धारित करना, समस्या की पहचान करना। तो कार्यक्रम हम क्यों निर्धारित करते हैं? उद्देश्य निर्धारित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है। तो व्याख्यान जिसके अंतर्गत आता है वो है समूह विधि। समूह संप्रेषण विधि के अंतर्गत व्याख्यान आता है। क्वेश्चन नंबर 33, ग्राम सेवक किसका उदाहरण है? तो ग्राम सेवक एक पेशेवर नेता का उदाहरण है। नेक्स्ट, मनरेगा की शुरुआत क्या उपलब्ध कराने के लिए की गई थी? तो आपको पता ही है कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा की शुरुआत की गई थी। 35, पाकिस्तान में ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है ग्राम सहायता कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट, संकेतात्मक योजना की शुरुआत कब से हुई? संकेतात्मक योजना की शुरुआत याद रखना, संकेतात्मक योजना इसकी शुरुआत हुई थी 8वीं योजना से। कौन सी योजना से? 8वीं योजना से। 37, नेतृत्व के तरीके की पहचान समूह में बहुत महत्वपूर्ण है, वितरण में, सचलता में, चलाने में या संतुष्टि में। आंसर आ जाएगा सचलता में। नेक्स्ट, नेता वह होता है जो राजनीतिज्ञों पर प्रभाव डालता है, अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है, जिसके पास धन शक्ति होती है, जिसके पास राजनीतिक शक्ति होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर आ जाएगा अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है। नेता क्या होता है? अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है। 39 देखेंगे, पंचायत होती है ग्राम संस्था, ग्राम संगठन, समुदाय, समाज। तो जो पंचायत होती है वो होती है ग्राम संस्थान। ठीक है, चलिए 40, PRA इसका एक तरीका है। PRA ये किस चीज़ का तरीका है? तो ये जो है समस्या की पहचान का तरीका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है। देखो यहाँ से आपके शिशु देखभाल वाले क्वेश्चन चालू हो रहे हैं और क्वेश्चन यही है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो ये वस्तु स्थायित्व में जो है वो दक्षता पाने लगा है, इस बात का ये संकेत है। मैं आपको बता देता हूँ, वस्तु स्थायित्व का भाव जो है वो संवेदी अवस्था में आ जाता है। संवेदी अवस्था जो पहली अवस्था है प्याजे की,
42 निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं निकाला जा सकता। तो क्या नहीं निकाल सकते, तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता ये नहीं निकाल सकते, बाकी देखो ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। 43 पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आ जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष के बाद की या 12 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। 44 वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है। तार्किक रूप से अगर कुछ घटनाओं और वस्तुओं के बारे में चिंतन करेगा तो उस अवस्था को बोलेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था होती है। चलिए 45 बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था कौन सी है। तो ये जो अवस्था है ये है 7 से लेकर 12। पियाजे ने क्षमता और योग्यताओं को यह नाम दिया। क्षमता और योग्यता को पियाजे ने क्या नाम दिया, स्कीमा। क्या दिया, स्कीमा, ठीक है। चलिए 47 कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं स्कीमा। क्या बोलते हैं, स्कीमा। चलिए 48 पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र में विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट 49 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देख या अनुभव नहीं किया जा सकता। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो ये है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट 50 संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है। तो संरक्षण है द्रव्यमान्य पर। किस पर है, द्रव्यमान्य पर। किस पर है, द्रव्यमान्य पर, सी। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।